नमस्कार दोस्तों, मैं स्टॉक बाबा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग समझने वाले हैं इस शेयर मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में कि अगर हम लोग इस शेयर मार्केट में हैं तो क्यों हैं आखिर इस शेयर मार्केट में। हम लोग अगर गलती कर रहे हैं तो वो हम गलती क्या कर रहे हैं आखिर ये अगर हम शेयर मार्केट में हैं तो जब भी हम किसी स्टॉक में घुसते हैं तो क्या हम फंडामेंटल वाइज घुसते हैं या टेक्निकल वाइज घुसते हैं, हमें किस तरह से एंट्री करनी चाहिए शेयर मार्केट में। तो थोड़ा सा इसे डीप में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों अक्सर हम लोग देखे होंगे कि जो भागते हुए स्टॉक है, मतलब कोई अगर स्टॉक भाग गया अपनी बुक वैल्यू से 15 गुना 20 गुना भाग गया और चार्ट पर हमें अच्छा लग रहा है और हम वहीं पर बाई करते हैं और प्राइस वहां से जब नीचे गिरना चालू होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर हमने चार्ट पर तो बहुत सही देखा था स्टॉक को, लेकिन आखिर ये स्टॉक नीचे क्यों गिर गया। दोस्तों इसीलिए जब भी आप किसी स्टॉक को बाई करने जाइए तो चार्ट पर देखने से पहले एक बार फंडामेंटल जरूर देखिए कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और उसका फंडामेंटल क्या कह रहा है आपको, क्या वो बुक वैल्यू से बहुत महंगा हो चुका है। दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई स्टॉक को छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए एक बोरी चीनी का दाम 5,000 रुपये है और वही एक बोरी चीनी का दाम अगर 20,000 25,000 15,000 में मिल रहा है तो क्या आप उस 20,000 25,000 15,000 10,000 में खरीद करके आप उसे कब बेचोगे जबकि उसका एक्चुअल भाव 5,000 रुपये है। तो आप कब बेचोगे उसे, या तो आप 2 साल 4 साल। वही होता है दोस्तों कि जब हम किसी स्टॉक को बिना फंडामेंटल देखे हुए महंगे पर खरीद लेते हैं और जब वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है तब हमें दिक्कत होती है कि आखिर हम कब उसे बेचे और फिर हम उसमें ज़बरदस्ती के लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर बन जाते हैं, जबकि हमारा टाइम भी जाता है और वहीं पर हमारा पैसा भी जाता है। तो दोस्तों ये शेयर मार्केट को आप इस तरह से समझिए कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कम पैसे हों या ज़्यादा पैसे हों, हम लोग चाहे जितना भी पैसा हो स्टार्ट तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें अगर एज ए बिजनेस एंट्री करना है तो हमें यही देखना है कि हम जिस माल को खरीद रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हम सस्ते पर खरीद करके महंगे पर बेचने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हम सस्ते पे नहीं खरीद पा रहे हैं और हमेशा महंगे पर खरीद रहे हैं तो गलती क्या हो रही है, इसका भी हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों मैं आपको चार्ट के ऊपर ये थोड़ा सा फंडामेंटल साइकोलॉजी इस मार्केट की समझ लीजिए, उसके बाद से मैं फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जो कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो एक वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ते हो जाते हैं। तो जब सस्ता होता है ना तब हमारी निगाहें उन स्टॉक पर नहीं होती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं अब तो ये ज़्यादा गिर चुका है, इसे छोड़ देते हैं। हम बाई कब करते हैं, जब कोई एक ऐसा ब्रेकआउट हो जाता है वहाँ पर हम बाई करने जाते हैं। जब जब वो ब्रेकआउट जब तक होता है तब तक उस प्राइस का या उस स्टॉक का या उस प्रोडक्ट का भाव इतना महंगा हो चुका होता है जहां पर हमें अच्छा लगता है और फिर हम वहीं पर ट्रैप होते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर वाकई में शेयर मार्केट से पैसे कमाने तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। हमें बस वही वॉरेन बफेट जी जो बता करके रखे हैं कि बाई ऑलवेज लो एंड सेल ऑलवेज हाई। तो लो पर बाई करना है और हाई पर हमें बेचना है। दोस्तों अब फंडामेंटल हम लोग क्या देखें, आखिर बेसिकली फंडामेंटल लोग कहते हैं, और जब भी बात आती है फंडामेंटल को तो लोगों का कॉन्सेप्ट यही कि यार हम फंडामेंटल क्यों देखें जबकि हमारा टेक्निकल इतना ज़बरदस्त है। हम टेक्निकल देख करके बता सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। दोस्तों टेक्निकल में आप देखे होंगे हमेशा यही होता है कि इस कैंडल के ऊपर हम बाइस करेंगे, उस कैंडल के नीचे हम सेल कर देंगे। दोस्तों ये कैंडल वो कैंडल, वीकली कैंडल, डेली कैंडल, मंथली कैंडल, इसके ऊपर उसके नीचे, ये करते 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 आप जरा सोचिए अगर आप 2 साल 4 साल 6 साल इस शेयर मार्केट में गंवा दिए तो इस कैंडल के ऊपर या उस कैंडल के नीचे SGX निफ्टी या दाउ फ्यूचर देखते देखते आखिर आज तक आपको मिला क्या है। अगर कुछ मिला तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो फिर से मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आप इन सब चीज़ों को लर्न करना चालू कर दिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आपने आज से लर्न कर लिए तब तो ये सोच लीजिए कि आपका पीछे का चाहे जितना भी बैड एक्सपीरियंस रहा हो उसको भूल करके आज से ही आप पैसा कमाना चालू कर देंगे। नहीं तो अगर वो गलती अभी भी आप कर रहे हैं कि इस कैंडल के ऊपर हम बाई करेंगे और उस कैंडल के नीचे हम सेल कर देंगे, तो फिर वही गलती आप दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जो पीछे के आपके पास्ट या बैड एक्सपीरियंस रहे हैं। तो ये भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद से दोस्तों फंडामेंटल, जैसे
फंडामेंटल को मैं फंडामेंटल की बात जब भी आती है ना तो लोगों के दिमाग में यही आता है, यार फंडामेंटल पता नहीं क्या है, फंडामेंटल क्यों देखें हम फंडामेंटल। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपके चार्ट के ऊपर टाटा स्टील है। टाटा स्टील का अगर मैं फंडामेंटल यहाँ पर जस्ट screener.in पर लेकर के आऊँ तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है, बहुत एडवांस चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए, इसके बाद से फंडामेंटल के बाद से हम लोग पहुंचेंगे स्टॉक ऑप्शन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और इंट्राडे, क्या हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट इसके बाद से होगा। सबसे पहले हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं उसके ऊपर, क्योंकि मैं फंडामेंटल को थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक है ना, मतलब हम, वही मैं पहले भी बोला कि हमें जहाँ पर बाई करना होता है हम वहाँ पर बाई करते ही नहीं है। जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर नहीं बाई करना चाहिए और वहीं से प्राइस ऊपर जाता है, जहाँ पर हमें लगता है कि हमें बाई करना चाहिए और वहीं से प्राइस नीचे आती है। तो इसलिए मैं फंडामेंटल को लेकर के आया हूँ। दोस्तों अगर मैं फंडामेंटल आपको दिखाऊँ टाटा स्टील का, जो टाटा स्टील अभी एक लेवल जो दिख रहा है आपको, जो प्राइस दिख रहा है 120 रुपया, तो यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत ये होता है कि लोगों को लगता है यार टाटा स्टील अब तो पता नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, हमारा माइंडसेट क्या कहता है कि जब कोई स्टॉक नीचे गिरने लगता है, जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो हम ये उसमें बुलिश बने रहते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं, यहाँ पर बाई करते हैं, हम कहते हैं ना इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम उससे थक हार करके उसके बाद से किसी दिन मार्केट का कुछ ऐसा न्यूज आ जाता है, उस शेयर को बेच बाच करके बाहर हो जाते हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसे हमें फंडामेंटल नहीं पता होता है। और वहीं पर कुछ स्टॉक आपकी आंखों के सामने ऊपर जाते हैं तो हम ये इंतजार करते हैं कि स्टॉक को तो हम बाई करेंगे लेकिन थोड़ा सा हमें डिप मिल जाए, थोड़ा सा हमें डिप मिल जाए, थोड़ा सा हमें डिप मिल जाए, और वो स्टॉक आपकी आंखों के सामने भागते रहते हैं। तो इसीलिए मैं फंडामेंटल को लेकर के आया हूँ। मान लीजिए अगर इस कंपनी को हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हम लोगों को इस कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। मार्केट कैप के बाद से 120 रुपया इसका करंट प्राइस चल रहा है और इसका बुक वैल्यू 88 रुपया है, और इसका अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 1.37। अब ये तीन चीज़ें मैं आपको बताया, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार करंट प्राइस समझ में आता है, बुक वैल्यू समझ में नहीं आता और प्राइस टू बुक वैल्यू समझ में नहीं आता है, इसका मतलब क्या होगा। वहीं अगर इंट्रेंसिक वैल्यू की बात भी करें, अगर इस कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू 242 रुपीज़ है और इसका करंट प्राइस 120 रुपया है, मतलब ये तीन चार चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्या करते हो कि आप गूगल पर जाकर के इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बुक वैल्यू, तो इसका एक इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिक आ जाता है जिसे हम लोग कोरिलेट ही नहीं कर पाते। हम सोचते हैं यार क्यों हमें, हम जब 10 में पढ़ते थे, 8-10 या जब भी हमारी पढ़ाई होती थी उस टाइम तो चलो मैथमेटिक्स ज़बरदस्ती पढ़ लेते थे, लेकिन आज के डेट में हम उन सब चीज़ों पर नहीं जाते हैं और ये बोर कॉन्सेप्ट लगता है जिससे हम लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन इसी बुक वैल्यू को मैं आपको एकदम ऐसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा, इस बुक वैल्यू को और यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू, ये दो चीज़ें अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती हैं दोस्तों, तो आप विश्वास मानिए कि शेयर मार्केट में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। बस आप दो चीज़ें, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू, तीन चीज़ों के ऊपर मैं बेसिकली फोकस करूंगा और उसके बाद से फिर हम लोग चलेंगे इंट्राडे के ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और स्टॉक ऑप्शन के ऊपर। आखिर वो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम लोग करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बुक वैल्यू अगर किसी कंपनी का अगर उसके करंट प्राइस से नीचे है, अब बुक वैल्यू बेसिकली होता क्या है थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। मैंने जैसा कि आपको बताया ना, बुक वैल्यू जैसे कोई जैसे अभी मैंने चीनी वाला एग्जाम्पल दिया था, चीनी वाला वही एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी एक बोरी चीनी का दाम, एक मिनट में थोड़ा सा क्लियरली दिखा देता हूँ, रुकिए टाइम दे दीजिए दोस्तों। ये मैं अपने ये वीडियो जो बनने वाले ना, ये सदाबहार वीडियो रहेगी और जब भी आज देखो 10 साल के बाद से आप देखोगे तो भी आपको इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। ये सदाबहार वीडियो होने वाली है, ठीक है। अब सबसे पहला जो बुक वैल्यू होता है, मान लीजिए किसी कंपनी का बुक वैल्यू 88 रुपीज़ है, ठीक है, 88 रुपीज़ है। अब इसमें होता क्या है कि अगर करंट प्राइस टाटा स्टील का 120 रुपये चल रहा है, मान लीजिए कल के दिन ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और आपने 120 रुपये पे बाई किया, तो बैंकरप्ट जब कंपनी होगी तो होता क्या है कि इसमें दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है।
एक तो होता है करंट एसेट्स, ठीक है, और दूसरा होता है करंट लाइबिलिटीज। तो जब भी आप किसी कंपनी को मतलब बाई करने जाते हैं तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और ये मायने इसलिए रखता है कि मान लीजिए हम टाटा स्टील को 88 रुपीज़ पर बाई करने जा रहे हैं और कल के दिन ये 88 बुक वैल्यू है, 120 रुपये पे बाई करने जा रहे हैं। तो जब हमने ये 120 पे बाई किया और कल के दिन ये बैंकक्रप्ट होती है तो ये क्या होगा कि करंट एसेट्स, मान लीजिए करंट एसेट्स 100 रुपये है और करंट लाइबिलिटीज इसकी 80 रुपये है। तो क्या करेगा, ये करंट एसेट्स को बेचेगा और लाइबिलिटीज 20 रुपये चुकाएगा। जो 20 रुपये बचता है वो बुक वैल्यू के हिसाब से जितने भी इन्वेस्टर होंगे उन सबको बांट देगा बुक वैल्यू के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि अगर 100 रुपया का एसेट्स बेच करके 80 रुपया लाइबिलिटीज चुका करके 20 रुपया अगर बचता है तो 20 रुपया जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 120 रुपये के भाव से खरीदे हैं प्राइस को, और इस 20 रुपये में अगर जितने इन्वेस्टर में डिवाइड करता है वो, तो या तो 88 के ऊपर चला जाए, या तो 88 के ऊपर चला जाए, या तो 88 के नीचे चला जाए। तो जो भी होगा दोस्तों फेयर वैल्यू के हिसाब से अगर ऊपर जाता है तो भी आपको 88 रुपीज़ ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा कंपनी नहीं देगी। अगर नीचे आता है तो नीचे दे सकती है कंपनी। तो बेसिकली बुक वैल्यू हम लोगों को इसीलिए देखा जाता है कि मान लीजिए होता है ना, मैंने बताया ना कि जब प्राइस अगर 100 रुपये पे है ना तो उस टाइम पे, और प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे नीचे निकल करके आया हुआ है और इसका प्राइस 100 रुपये है, हमें यहाँ पर ना ऐसे लग रहा है कि नहीं इसका प्राइस बहुत नीचे, हम इसे क्यों बाई करें, और जबकि इसका बुक वैल्यू भी मान लीजिए 100 रुपीज़ ही अगर, तो हम यहाँ पर नहीं खरीदते हैं। वही चार्ट पर हम देखते हैं कि जब ना इसका प्राइस इससे ब्रेकआउट मारेगा, यहाँ से ब्रेकआउट मारेगा, तभी हम बाई करेंगे। और ये 100 रुपये से धीरे 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 150 आता है, फिर धीरे धीरे 200 आता है, फिर धीरे धीरे 300 आता है, और फिर यहाँ पर फाइनली 500 रुपये आ जाता है। तो जब 500 रुपये आता है, जब इसका प्राइस 100 रुपया रहता है, तब हम इसे फंडामेंटल मालूम नहीं कि इसका बुक वैल्यू क्या है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, क्योंकि हम फंडामेंटल देखते नहीं हैं, तब हम इसे बाई नहीं करते हैं। जब ये 500 रुपये पर आ जाता है, जब यहाँ से ब्रेकआउट मारता है, तब हमें चार्ट बताता है कि भाई ये तो बड़ा बुलिश हो गया, चलो हम इसे 500 रुपये पर खरीदते हैं। जबकि इसका वही सिंपल एग्जांपल, जैसे एक बोरे चीनी का भाव 100 रुपये में है और इसे हमें कितना में खरीदना चाहिए, हो सके अगर 90 रुपये में मिल जाए तो बढ़िया, 80 रुपये में मिल जाए ठीक है, लेकिन अगर महंगा मिलता है तो हम 110 में भी खरीदेंगे चलेगा, और हम इसे किस दाम में बेचेंगे, 500 रुपये में। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, 100 रुपये की चीनी न खरीद करके हम चार्ट पर जब ब्रेकआउट 500 पर मारता है तब हम यहाँ पर आकर के खरीदते हैं, और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। और जब 500 खरीदते हैं और बाद में प्राइस 20-25 रुपये ऊपर तो जाता है, हमें लगता है देखा मैंने बोला था ना, ये जो है ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट पर मैंने बोला था यहाँ पर बाई करने के लिए। 20 रुपये भागता है, 25 रुपये भागता है, हो सकता है 50 रुपये भाग जाए, तो हम तो ये सोचते हैं कि हमने तो एक बढ़िया प्राइस पे खरीदा हुआ, हम क्यों निकले इसमें से। और उसके बाद से पता चलता है आता है 490 रुपये पर, तो हम बोलते हैं क्या कोई बात नहीं यार, 10 रुपये नीचे है ना। उसके बाद से अगले दिन आता है 480 रुपये पर आता है, फिर भी सोचते हैं यार 20 रुपये गिरा। उसके बाद से एक दिन मार्केट गिरती है, तो जिस दिन मार्केट गिरती है उस दिन वो सीधा कहाँ पर चला जाता है, सीधा वो स्टॉक आ जाता है 400 पे। तो जब 400 पे आता है तब हम बोलते हैं यार अभी तक हम निकले नहीं ना, तो इसको हम होल्ड करते हैं। फिर वो 300 पर आता है, फिर वो 250 पर आता है, और फिर वो अपने बुक वैल्यू के पास कहीं ना कहीं आता है। और जब वो अपने बुक वैल्यू के पास, जब वो करेक्ट होता है स्टॉक, तब हम उसको बेच करके निकल जाते हैं, जबकि वहाँ पर हमें एवरेज करना होता है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम ऊपर बाई करते हैं और नीचे जब प्राइस आता है जहां पर हमें एवरेज मानना होता है वहां पर हम उसे बेच करके निकल जाते हैं। तो फंडामेंटली में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बुक वैल्यू वाला। अब मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाता हूं। जबकि टाटा स्टील का इंट्रिंसिक वैल्यू 242 रुपीज़ है, ठीक है। अब 242 रुपीज़ इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बेसिकली क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए अगर कोई दुकान है, अगर कोई इस तरह की एक दुकान है, रुके, ये एक दुकान हो गई और एक ये दूसरी दुकान है। तो ये जो पहली दुकान है, इस दुकान का प्राइस है 1 लाख रुपया और इसका प्राइस है 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 रुपया। दो दुकानें हो गई। अब बेसिकली होता है क्या कि अगर कोई बायर है जिसे दुकान खरीदना है, कोई ग्राहक है जिसे दुकान खरीदना है, तो जब वो पूछेगा कि भाई मुझे 2 दुकान खरीदनी, कौन सी दुकान खरीदनी चाहिए,
तो जब जो बेचने वाले होते हैं वो उसको बताएंगे, देख भाई एक ये दुकान है और एक दूसरी दुकान है, एक का प्राइस 1 लाख रुपए चल रहा है और दूसरे का प्राइस 10,000 रुपये है, तुझे कौन सी खरीदनी है। तो जो बायर होगा वो अगर चालाक है, तो वो भाई सीधा पूछेगा, भाई इसका प्राइस इतना महंगा क्यों है और इसका प्राइस इतना सस्ता क्यों है। तो जो बताने वाला वो सीधा सीधा बताएगा ना, भाई देख ये जो दुकान है सेम दुकान एक ही जैसी है, लेकिन एकदम ये सिटी में है और मेन कॉर्नर पे है, चौराहे पर मेन कॉर्नर पर है, सिटी में है, तो इसका प्राइस 1 लाख रुपए है। और ये जो दूसरी दुकान है ये गांव के चौराहे पर है और ये भी कॉर्नर पे है, लेकिन इसका प्राइस 10,000 रुपये, तुझे कौन सा खरीदना है। तो जो बायर होगा वो बोलेगा यार कौन सा खरीदे, ये 1 लाख रुपया बहुत महंगा लग रहा है, 10,000 सस्ता है। अगर वो बायर चालाक है तो सीधा आपको भी मतलब सीधा दिख रहा है, भाई हम 1 लाख रुपए वाला ही खरीदेंगे, 10,000 को क्यों खरीदेंगे, जबकि ये गांव में है और ये जो है मेन सिटी पर है। तो अगर ये 1 लाख रुपया में 1 लाख रुपया इसका प्राइस क्यों है, क्योंकि इसकी जो सेल है एक दिन का 10,000 का सेल है, और ये जो गांव में है इसका सेल कितना होगा, 1,000 रुपया पर डे होगा। तो अगर 1 लाख रुपए में खरीदते हैं तो ये 10,000 रुपया पर डे का अगर इसका सेल है, तो इस 1 लाख रुपए से हम इसको बहुत जल्दी जो हमारा बाइंग है ये हमारा भर देंगे, उसको जितना सेल आ रहा है उस पैसे से मतलब अर्निंग हमारी ज़्यादा होगी, तो 1 लाख रुपया हमारा बहुत जल्दी निकल जाएगा। वहीं 1,000 मतलब पर डे मतलब 10,000 के हिसाब से हो सकता है 1,000 भी ना, क्योंकि गांव में है, हो सकता है उसका 1,000 तो छोड़ दीजिए, 1,000 तो नहीं हो पाएगा ना गांव में, हो सकता है पर डे का कितना होगा, 100 रुपये होगा। तो इसे 10,000 रुपया भरने के लिए, इसे 10,000 रुपये पैसे भरने के लिए कम से कम जो इसकी बाइंग 1 लाख में अगर ये 6 महीने में भर लेता है तो इसे कम से कम 6 साल लग जाएंगे इसे 10,000 रुपये भरने के लिए। तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही चीज़ें कहती है कि अगर किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करंट प्राइस से ऊपर है, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि फ्यूचर का प्राइस मतलब कि अगर हम 1 लाख रुपए लगा करके उस दुकान को खरीदें तो आगे इसे हम 1 साल में, ठीक है, 1 साल में क्या करेंगे, बहुत जल्दी इसका पेमेंट करके जो हमारा बाइंग प्राइस है वो हम अपना जो हमारे जेब से पैसा लगा हम उसे बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो फ्यूचर में हमने लगा लिया कि भाई 10,000 रुपया एक दिन में इसकी इनकम है, तो आगे 1 साल में हमारे इतना पैसा हो जाएगा, हम इसे मतलब हमारे बाइंग प्राइस भी निकल जाएगा, जो हमने पैसा लागत लगाया वो भी निकल जाएगा, प्लस हम प्रॉफिट में इतना जल्दी आ जाएंगे। तो उसी तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू बताई जाती है कि आगे चल करके ये प्राइस इतना तक जा सकता है, समझ गए। तो ये बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू एक फ्यूचर प्राइस बता दिया जाता है कि इतना है। अब होता क्या है कि कई बार अगर आप एक मिनट बच्ची, अगर कई बार होता क्या है, सॉरी दोस्तों, कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि हम जो है ना इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ऊपर जा करके हम लोग स्टॉक को, अगर आप वॉरेन बफेट को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू उन्होंने बहुत ज़्यादा जोड़ दिया हुआ है और उन्होंने बताया कि कोई कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे हमेशा बाई करना चाहिए। लेकिन जो अच्छी कंपनियां होता है बहुत ही कम आपको ऐसी कंपनियां जो इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिलेंगी। होता क्या है, अब ये बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझिए, बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट अब यहां पर एक बार थोड़ा सा और माइंड को मैं रिफ्रेश कर देता हूं कि बुक वैल्यू अगर आईटी की कंपनी है, अब सवाल ये उठता है कि यार हम बुक वैल्यू को अगर हम मान लीजिए 4 गुना पर बुक वैल्यू, अगर किसी कंपनी का 4 गुना बुक वैल्यू है, अगर हम यहां पर खरीदते हैं तो उसे कितना ऊपर बढ़े तो हम बेचें, प्रॉफिट कब लें, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर कोई आईटी की कंपनी है और 4 गुना उसका बुक वैल्यू है, और अगर हमने यहां पर बाई किया तो उसे हम 10 गुना 12 गुना तक जब ऊपर जाएगा तब हम उसे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां उसमें लागत बहुत कम होता है। उनका क्या होता है, एक अच्छा सा ऑफिस होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कंप्यूटर होता है, बस आपको जाकर के उस पर काम करना है। तो ये कंपनियां 10 गुना 12 गुना 15 गुना 20 गुना तक भागने में सक्षम होती है। तो बेसिकली अगर हम बाई करते हैं तो 7-8 गुना 10 गुना पर प्रॉफिट में लेकर के बेच सकते हैं। लेकिन अगर कोई वहीं पर ऑयल की कंपनियां हैं, ऑयल की कंपनी में आप सबको पता है दोस्तों, उसमें ऑयल को मतलब रिफाइन करने के लिए, उसे प्योर बनाने के लिए कितने ज़्यादा खर्चे होते हैं।
तो अगर कोई कंपनी हम 4 गुना पर बाई करते हैं ऑयल वाली कंपनी, तो उसे 7 गुना से लेकर के 8 गुना पर हम लोगों को बेच देना चाहिए, 7 गुना से 8 गुना पर। वहीं एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी में भी खर्चे हैं, वो भी मेन कॉन्सेप्ट 7-8 गुना, 9 गुना, 10 गुना बहुत हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि अगर कोई, अच्छा दूसरा बुक वैल्यू का हिसाब किताब ये होता है कि कोई भी अच्छी कंपनी होती है, जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां कभी भी अपनी बुक वैल्यू से नीचे नहीं आती हैं। वो हमेशा अपनी बुक वैल्यू से 3 गुना या 4 गुना वो हमेशा ऊपर ही रहते हैं, 3 गुना या 4 गुना हमेशा ऊपर रहते हैं। तो 3 गुना 4 गुना ये ठीक है, वहां पर हम बाई कर सकते हैं। 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अच्छी कंपनियां होती हैं अपने बुक वैल्यू के पास भी जल्दी नहीं आती, और कई ऐसी कंपनियां आप देखेंगे बुक वैल्यू से नीचे चली जाती हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू से नीचे जाती है, मतलब उस कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी होती है जिसकी वजह से वो अपने बुक वैल्यू के नीचे जाने पर मजबूर होती हैं। मतलब कि वो उस कंपनी में कुछ ऐसी दुखद घटना होती है, दुर्घटना होती है, जिसकी वजह से नीचे जाती है। अगर कोई कंपनी आपको बुक वैल्यू के नीचे मिल रही है, तो आपको वहां पर आरओई और आरओसी, ये 2 चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि यार ये आरओई और आरओसी क्या हो जाता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं आरओई और आरओसी। मान लीजिए टाटा स्टील में अगर हम डेट देखें, तो डेट यहां पर इतना है, और यहां पर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इतना, मतलब डेट के हिसाब से रिजर्व इस कंपनी में बहुत ज्यादा है, डेट के हिसाब से रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, अगर कोई कंपनी, मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में आपने कोई कर्जा नहीं लिया हुआ, और आपने 100 रुपया उस कंपनी को लगाया, और हर साल उसे 10-10 रुपया की अर्निंग या 15 धीरे धीरे आप बढ़ा रहे हैं, उसमें इस तरह से बढ़ते चला जा रहा है आपका पैसा। मतलब पहले साल में 110 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर 15 रुपया और बढ़ाए, 125 हुआ, फिर 35, 104, मतलब हर साल आप उससे बढ़ा रहे हो। तो बेसिकली जो आपने 100 रुपया मूलधन अपना पैसा लगाए हुए हैं, और उस प्राइस से आप कितना अर्निंग कर रहे हैं, उसे हम लोगों को यहाँ पर जो आरओई होती है, उस आरओई से समझा जाता है कि जो हमारे खुद के पैसे लगे हुए हैं, प्रमोटर के जो खुद के पैसे लगे हुए हैं, उस पैसे से ये आरओसी कितना परसेंटेज तक रिटर्न दे रही है। तो इसे बेसिकली कहा जाता है, अगर कोई कंपनी 12 गुना, 15 गुना या 10 गुना से ऊपर उसके आरओई है, तो वो ठीक रहती है। इसे बस इस तरह से समझ लीजिए। वैसे अगर आपको कैलकुलेशन चेक करना है, गूगल पे जाइए, आरओई के आपको बहुत सारे डिटेल मिल जाएंगे, लेकिन मैं जिस भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप एक बार समझ लिए तो आपको कभी जिंदगी में फेल नहीं होना पड़ेगा, और ये चीजें दिमाग में आ जाती है। वहीं आरओसी, मान लीजिए अब कोई कंपनी स्टार्टअप होती है, तो सबसे तो पहले वो लोग अपने ही पैसे लगाते हैं, फिर बाद में उसमें इन्वेस्टर, आईपीओ के द्वारा इन्वेस्टर लेकर के जाते हैं, या किसी और बड़ी कंपनियों से पैसे लेकर के लगा जाते हैं। तो वहां पर 2 चीजें होती हैं, एक बोरिंग आ जाती है, कर्जे लेकर के उस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है, पैसे लेकर के, बैंक हो सकता है, बड़े इन्वेस्टर, एफआईडीएस कुछ भी हो सकते हैं, उनसे पैसे लेकर के लगाया जाता है। तो जब वो पैसे, मान लीजिए पहले तो हमारी कंपनी थी, तो हम 100 रुपये से लेकर के भाग रहे थे, और हर साल कुछ ना कुछ कमा रहे थे। लेकिन अब हमें लगा कि यार 100 रुपये पर अगर मैं इतना कमा रहा हूँ, और अगर मेरा फ्रेंड्स है उससे मैं एक काम करता हूँ, 5,000 रुपया अगर मैं कर्जा ले लेता हूं, तो फिर मेरा कितना इन्वेस्टिंग हो जाएगा, 5,100 रुपये का इन्वेस्टिंग इसमें हो जाएगा। अब अगर 5,100 रुपये इन्वेस्टिंग होता है, तो जो मैं थोड़ा थोड़ा कमाता था, अब मैं सीधा एक दिन या एक साल में 250 कमा रहा हूं, फिर 300 रुपया अर्निंग हो रही है, फिर मैं 500 रुपया कर रहा हूं, फिर आगे चल करके 1,000 भी हो सकती है। तो बेसिकली अब आरओसी जो है ये बताता है कि आपका पैसा और प्लस ये जो आपने बोरोइंग ले लिया, इन दोनों को मिला करके आपका रिटर्न कितना चल रहा है। तो इसे आरओसी से देखा जाता है, और ये आरओसी भी कम से कम 12%, 15% के ऊपर है तो बहुत ही जबरदस्त है। कम से कम 12%, अब 5-7% पे मत जाने दीजिए, 10 से ऊपर रहेगा तो ठीक है। तो ये आरओई, बुक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, ये चीजें आपको समझ में आ गई, और आपको कब बाई करना है, कितने गुने पर, कितने एक्स पर आपको सेल करना है, ये चीजें बेसिकली फंडामेंटल कहता है दोस्तों। अब हम आते हैं टेक्निकल पर, टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यही टाटा स्टील है, सिंपल सी बात कि अगर हमने टाटा स्टील को देखा, तो होता क्या है,
अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो टाटा स्टील को मैं ये जब यहाँ से नीचे गिरा था तो यहीं से एसआईपी करवा रहा हूँ। सिंपल सी बात है दोस्तों, यहीं से एसआईपी हमारी चालू है। और एसआईपी करवाने का रीज़न मैंने बोला था कि सबको जो है यहाँ से एसआईपी करना चालू कर दो, और जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट मारता है यहाँ से एसआईपी से आप धीरे से और पैसे डाल दो। एसआईपी मतलब कि आपके पास जो भी पैसे हैं, हो सकता है महीने के आप 500 बचा लें, 1000 बचा लें, 5000, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने अर्निंग के हिसाब से जो आपकी सेविंग हो रही है उस सेविंग को बैंक में न डाल करके टाटा स्टील और विप्रो मैंने 2 कंपनी बताई, इसमें आप एसआईपी करते रहिए, करते रहिए। और जब इसमें ब्रेकआउट होता है तो एक और थोड़ा सा अच्छा पैसा डाल करके 2-4 साल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये दोनों अभी फंडामेंटल वाइज बहुत ही सस्ती हैं। आगे चल करके क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, बट जो कंपनियां अच्छी रहती हैं हमें अच्छा ही मानना है ना, हम क्यों निगेटिव सोचें। अगर आज इस कंपनी का भाव अच्छा चल रहा है और बुक वैल्यू के हिसाब से ठीक ठाक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टाटा की कंपनी है, तो हमें अपना माइंडसेट क्यों खराब करना है कि नहीं यार अब तो ये भाग रहा है ना, मैं इसे नीचे गिरेगा तब बाई करेंगे, या नीचे गिर गया ना तो ये हो सकता है और नीचे गिर जाए, मैं अभी नहीं इन्वेस्ट। हमें इस तरह का सोचना नहीं है ना। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं, पॉजिटिव अगर हम थिंकर हैं, तो हम ऐसी कंपनियों में हमारे पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है कि हम पैसे डालते जाएंगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल अगर हमने पैसे डाल दिए, और फिर बाद में वही होगा जब हम रिटायरमेंट होंगे तो जो हमें बैंक 8% 10% या म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न देगा, ये हो सकता है 25 50 या 100 गुना भी रिटर्न दे दे ऐसी कंपनियां। क्योंकि यही टाटा स्टील अभी आप देखे होंगे ये जो 120 रुपया चल रहा है, ये तो स्प्लिट होने के बाद से 120 दिख रहा है ना, लेकिन यही टाटा स्टील 250 से सीधा 1600 भागा था। तो जिन लोगों ने 250 पर इन्वेस्ट किए थे और 1600 पर प्रॉफिट मतलब ह्यूज प्रॉफिट लेकर के गए, उसी तरह से आज इसका प्राइस सस्ता चल रहा है, इसका प्राइस 120 रुपया चल रहा है ना। तो आगे चल करके ये जब 1000 1200 1500 जाएगा, जब हमारे रिटायरमेंट के टाइम पर होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। तो हमें इस तरह से सोचना है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात आती है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस में कोई स्टॉक ऊपर तभी जा सकता है जब उसका फंडामेंटल बढ़िया हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं ना कि चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है यार। अब ब्रेकआउट का मतलब समझ लीजिए एक चीज दोस्तों, कई बार ऐसे ब्रेकआउट होते हैं जहां पर हमें लगता है कि ये ना बहुत बढ़िया प्राइस है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हम यहीं पर खरीदते हैं, और जहां पर हम खरीदते हैं हमें पता नहीं होता कि वो स्टॉक कितना सस्ता है या कितना महंगा है। अगर महंगा निकला तो पक्का हम लोग लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टर, मतलब जबरदस्ती का इन्वेस्टर बनते हैं। अगर सस्ता है तब तो ठीक है। तो यहाँ पर अभी ब्रेकआउट है 120 पर, अगर सब कुछ ठीक चलता है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए। अगर नीचे भी आता है तो हो सकता है 10 20 25 50 रुपया नीचे आ जाए, लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसी कंपनियों में हमारा विश्वास बना रहता है, हम इस कंपनी को एकदम होल्ड करके रखते हैं क्योंकि हमें फंडामेंटल पता है। अगर हम एक बोरी चीनी को खरीद करके ले करके आए 5000 रुपये में, तो आगे चल करके उस एक बोरी का हम थोड़ा थोड़ा भी बेचें तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। जबकि हमें पता है कि हाँ एक्चुअल मार्केट में इसका भाव जो है 120 रुपया ठीक है, मतलब 5000 रुपये एक बोरी के चीनी का भाव ठीक है। लेकिन हमें अगर पता नहीं है इंडिया मार्केट, मान लीजिए हम विदेश में रहते हैं और इंडिया में आए और हमें ये पता नहीं है कि भाई मार्केट में चीनी का भाव क्या चल रहा है, और किसी ग्राहक ने देखा कि ये तो विदेश से आया बंदा, लूटो इसको। तो आपने बोले भाई मुझे एक बोरी चीनी चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है ब्रदर ये 20,000 रुपया दाम है। तो वो बोलेगा 20,000 रुपया, तो बोला यस बहुत सस्ता है, आपको 20,000 रुपया में पकड़ा देगा। और आप जब लेकर के जाओगे इंडिया मार्केट में बेचने के लिए तो बोलेंगे लोग नहीं यार यहाँ तो 5,000 रुपया बोरी भाव चल रहा है, मतलब आप ठगे गए। वही शेयर मार्केट है कि आप यहाँ पर ठगी करें आप यहाँ पर ठग मतलब जो सामने वाला बंदा है आपको ठग रहा है कि आप उससे मोल तोल करके बढ़िया प्राइस पर खरीद करके इस शेयर मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो कुछ ही समय में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ही यही शेयर मार्केट का, समझना ही बस इतना है। अगर आप इतना समझ लिए तो इस शेयर मार्केट में आप कभी लॉस नहीं होंगे। क्लियर दोस्तों। अब मैं आता हूं इंडेक्स ट्रेडिंग में और ऑप्शन में, फ्यूचर में। देखिए दोस्तों, अगर आप इस शेयर मार्केट में नए हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको ना इस मतलब इंडेक्स ट्रेड में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, फ्यूचर में, ऑप्शन में, ये एक ऐसा जरिया है पैसा कमाने का जिससे आप कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। विश्वास मानिए कि आप कम समय में ना बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि
अभी जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया, अगर इसके पहले आप फंडामेंटल नहीं देखते होंगे तो ये जो अभी तक आपने देखा ना, आपकी आंखें खुल गई होंगी इस शेयर मार्केट को देखने का नजरिया आज के बाद से आपका चेंज हो गया होगा। उसी तरह से जब आपको पता नहीं है कि इंडेक्स ट्रेडिंग में, फ्यूचर ऑप्शन में हम कैसे ट्रेड करें, कहां पर ट्रेड करें, कितना प्रॉफिट लें, कब प्रॉफिट लें, एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जब आपको ये चीजें नहीं पता है और आप उसमें घुसे जा रहे हो, जबरदस्ती ट्रेड किए जा रहे हो, लॉस पे लॉस किए जा रहे हो, तब आप बताओ कि आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। उसके लिए आपके पास कम से कम शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम उसी तरह से कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उस टाइम पे आप सोचिए ना किस तरह से स्टीयरिंग को पकड़ करके, और हमारा जो पैर होता है वो ब्रेक पर या एक्सीलेटर पे दो जगह होती है, तो कभी कभी ब्रेक मारने की जगह एक्सीलेटर लग जाती है और एक्सीलेटर लगाने की जगह ब्रेक मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम लर्निंग कर रहे हैं और पूरा का पूरा फोकस वहीं पर होता है। लेकिन जब हम उसमें 1 साल 2 साल जब एक अच्छे पक्के ड्राइवर बन जाते हैं तो उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से बस एक हाथ स्टीयरिंग पर, एक पैर होता है, माइंड कहीं और होता है, और आपका सब कॉन्शियसनेस माइंड जो है गाड़ी को लेकर के जा रहा है। आप देखे होंगे जिनको भी एक्सपीरियंस हो जाता है, वो ऑफिस की बातें, वाइफ की बातें, गर्लफ्रेंड की बातें दिमाग में चलती रहती है, ड्राइव हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही जब आप सीख रहे होते हैं उस टाइम पे भाई, मतलब बस यही देखना है कि एक्सीलेटर पे पैर है कि क्लच पे है कि कहां पर है, ठीक है, क्लच पे है, एक्सीलेटर पे, ब्रेक पे कहां लेना चाहिए, वो दिमाग के कहीं इधर उधर ना हो जाए। होता है ना, आपने फील किया है? अगर फील किए हैं तो सेम चीजें यहां पर भी है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। आप फ्यूचर में घुस रहे हैं, ऑप्शन में घुस रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में घुस रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, और सबसे बड़ी बात होती है शेयर मार्केट में कि आप पैसे तभी बनाएंगे जब, हाँ, जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नहीं तो पैसे बनेंगे नहीं। वही सेम चीजें हैं भाई साहब निफ्टी बैंक निफ्टी। जब आपको एक्सपीरियंस आ जाए, जब आपको लग जाए कि यहाँ पर कौन सा हमारा एग्जैक्टली सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, टेक्निकल वाइज आपकी बहुत सब चीज़ें अच्छी हो जाए, तब आप उसमें घुसिए। और अगर 100 रुपया आपने इस मंथ में डालें तो ट्राई कीजिए कि आप 50 या 60 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए, 40 रुपये बचाइए, उससे आप हर महीने ट्राई कीजिए। और एक दिन ट्राई करते 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 लर्निंग करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने पैसे इससे, जो शॉर्ट टर्म शॉर्टकट जिसे कहा जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये शॉर्टकट है पैसा कमाने के लिए। तो इसमें पैसे आगे चल करके वही लोग कमाते हैं। आप देखे होंगे बहुत से लोगों के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे बहुत बड़े बड़े आते हैं, लाखों में आते हैं, करोड़ों में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो लोग एंट्री किए इन सब चीज़ों के बारे में लर्न करने के लिए, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े थोड़े पैसे लगा करके उन लोगों ने स्टार्ट किया। तो वो अपना एक्सपीरियंस साल 2 साल 3 साल 4 साल तक उन्होंने पैसे कमाए, लेकिन थोड़े थोड़े पैसे कमाए, और उस पैसे से उनको, मान लीजिए अगर उनको महीने में डीमेट अकाउंट में 20,000 25,000 10,000 डाल रहे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे करके कम से कम अपने आप को इस शेयर मार्केट में 2 साल 3 साल 4 साल तक सरवाइव रखा, जी करके, मतलब बचे रह गए पैसे को थोड़े थोड़े लॉस करके बचे रह गए शेयर। एक समय एक ऐसी फीलिंग आती है शेयर मार्केट में जब लग जाता है कि यस, वो अंदर से आती है फीलिंग, बाहर से कोई बंदा बता नहीं सकता आपको। एक समय ऐसा आता है कि यही आपको प्राइस, यही आपका चार्ट, यही आपका टेक्निकल एनालिसिस, यही आपका फंडामेंटल, सब कुछ आपको बताता है कि यस यू आर ग्रेट, नाउ यू कैन टेक अ ट्रेड एनीवेयर वेयर यू वांट। तो जब वो अंदर से एक फील आती है कि यस अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि चीज़ें एक्चुअल होती क्या है, तो कम लॉस कर करके जब वो अंदर से फील आ जाती है कि यस अब मेरा हो गया, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर एंट्री करके प्राइस लेकर के, तो वो आती है अंदर से चीज़ें। एक ना एक समय, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो विश्वास मानिए एक समय आपके पास भी आएगा जब आपको आपका गट फील कहेगा कि अब कोई बात नहीं है, अब हमारे रिवॉर्ड बहुत बड़े होंगे, और अगर हमारा रिस्क होगा तो बहुत छोटा होगा, क्योंकि प्राइस मुझे दिखने लगा, प्राइस मुझे समझ में आ गया। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो जिस दिन आपको वो थॉट आ जाए, आपके माइंड में आ जाए, और तब तक क्या करना है,
तब तक आपको इस शेयर मार्केट में सरवाइव करना है, तब तक आपको इस शेयर मार्केट में सरवाइव करना है दोस्तों। अगर आप सरवाइव कर गए इस शेयर मार्केट में, तभी आगे चल करके आप ह्यूज प्रॉफिट अर्निंग करेंगे इस शेयर मार्केट से। तब तक आपको छोटे छोटे लॉस लेकर के सरवाइव करना है। कई बार आपने देखे होंगे कि अगर किसी से पूछ दो शेयर मार्केट में, भाई शेयर मार्केट में, अरे भाई साहब शेयर मार्केट तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, ये तो जुआ खेल रहा है शेयर मार्केट में। और वो वही लोग कहते हैं, या तो उनको इस शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, या तो लोग आते हैं और बहुत जल्दी बहुत पैसे कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद करके इस शेयर मार्केट से निकल जाते हैं। वही लोग इस शेयर मार्केट में हमेशा गाली देते रहते हैं। ठीक है, तो दो लोग, जो लोग एकदम अनजान होते हैं और उन अनजान लोगों को यही लोग जो सब अपना लॉस करके मतलब गाली देते फिरते हैं, और उन अनजान लोगों तक ये बातें चली जाती है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। तो जब आप बताएंगे शेयर मार्केट में, तो वो लोग बोलेंगे अरे ये तो जुआ खेला है मेरा बेटा। समझ रहे दोस्तों? तो मेन चीज़ें ये है, अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। दोस्तों वीडियो देखिए 36 आधा मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस चैनल पे हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आशा करता हूं कि आपको फंडामेंटल से लेकर के, साइकोलॉजिकल से लेकर के, टेक्निकल से लेकर के, एफएनओ से लेकर के, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी होता है सबका सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद फ्रेंड्स।